हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माय क्यूरियस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और अब हम पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से कि ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम इसलिए करें ताकि हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डेवलप कर सके, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को अच्छे से पढ़ सके। ओके, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग ने 1927 में एक बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है तो एक ही टाइम पे उसकी वेलोसिटी या उसकी पोजीशन बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये बात सही है कि जब कोई भी पार्टिकल बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी बता पाना उसी टाइम पर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हेडिंग डालें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और इसमें लिखें It is impossible to measure simultaneously the exact position and momentum of the small particle like electron. किसी बहुत ही स्मॉल पार्टिकल जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है उसके लिए अगर आप वेलोसिटी मेजर करना चाह रहे हैं या उसके लिए अगर आप पोजीशन मेजर करना चाह रहे हैं एक ही टाइम पर, तो वो इम्पॉसिबल होगा। ये बात हाइजेनबर्ग ने 1927 में बताई। अच्छा, इनका ये कहना था कि एक अगर आप मेजर करेंगे तो दूसरा खराब हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने एक इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 ये इक्वेशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। और इसमें डेल्टा एक्स आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन के अंदर कितना एरर आ सकता है, कि कितनी अनसर्टेनिटी आ सकती है। डेल्टा पी एक्स है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के अंदर कितना एरर आ सकता है। आपने कोई डेटा बताया है, उस डेटा में पोजीशन के अंदर कितना एरर आ सकता है या मोमेंटम के अंदर कितना एरर आ सकता है, ये बात यहां से पता चल जाएगी। ओके, और एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है। ये तो आप हर बार इतनी बार पढ़ते आए हैं तो अब तक आप समझ चुके हैं कि एच प्लैंक कांस्टेंट है, इसे बताने की जरूरत नहीं। तो डेल्टा एक्स फिर से बता रहा हूं कितना एरर होगा या डेल्टा पी एक्स कितना एरर होगा मोमेंटम में, यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना एरर होगा पोजीशन में। इसके लिए आपको ये वाला इक्वेशन देखना होगा। इक्वेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको इसे देख लेना चाहिए। ओके, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए। अच्छा, एक बात बताइए जरा, अगर आप किसी कार में बैठ के जा रहे हैं और किसी कार की पोजीशन को देखना हो और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा स्लो, उसकी वेलोसिटी बहुत स्लो है, तो क्या उसकी पोजीशन एग्जैक्ट बता पाएंगे? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कह रहा हूँ उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो क्या पोजीशन बता सकते हैं? तब आप कहेंगे नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें वेलोसिटी भी साथ साथ देख लेनी चाहिए। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम की जगह अपने मास इंटू वेलोसिटी रख दिया। मास तो एग्जैक्ट आप बता ही सकते हैं, वेलोसिटी डेल्टा एम इंटू एक्स में गए तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। हमने क्या किया, बस इस मास को उठा करके यहाँ पे पुट कर दिया और एक नया इक्वेशन बना लिया। वो इक्वेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4πm, वेयर एम इज मास, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। यानी कि अगर आप पोजीशन बताएंगे तो मास खराब हो जाएगा, मास बताएंगे तो पोजीशन खराब हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। यानी कि डेल्टा वी एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। अगर बहुत तेजी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल का अगर आप वेलोसिटी एग्जैक्ट बताने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका मास में एरर आ जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप मास के एरर को कम करने की कोशिश करेंगे तो वेलोसिटी का एरर ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डेल्टा वी को अगर आप इसके डेल्टा वी को बढ़ाएंगे तो डेल्टा एक्स कम होगा और डेल्टा एक्स को बढ़ाएंगे तो डेल्टा वी कम हो जाएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा डेल्टा एक्स बढ़ेगा उतना ज्यादा एरर बढ़ेगा, जितना ज्यादा डेल्टा वी बढ़ेगा उतना ज्यादा एरर बढ़ेगा। तो अब आप डिपेंड करेगा कि आप किसका एग्जैक्ट वैल्यू बताना चाह रहे हैं। हाइजेनबर्ग ने अपने इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बात बताई। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी बातें सेम बता सको, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए उन्होंने एक दो कैलकुलेशन किया। अब जरा देखें उन सारे कैलकुलेशन, उनके इस कैलकुलेशन को हम देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। एक बार हम मैक्रो पार्टिकल के लिए लेंगे, एक बार हम माइक्रो पार्टिकल के लिए लेंगे। मैक्रो पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास बहुत ज्यादा है वो मैक्रो पार्टिकल होगा, और एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास बहुत कम हो वो माइक्रो पार्टिकल होगा।
तो हम माइक्रो पार्टिकल के लिए भी लेकर चलते हैं और माइक्रो पार्टिकल के लिए भी लेकर चलते हैं और देखते हैं कि किसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ज्यादा अच्छे से अप्लाई हो रहा है। आप दोनों कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में माइक्रो पार्टिकल के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ज्यादा एक्यूरेटली ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू मैक्रो पार्टिकल। अगर पार्टिकल बहुत बड़ा है तो उसके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही कम अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर पार्टिकल उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर पार्टिकल माइक्रो है तो उसके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे चेक करते हैं, अगर आपके पास एक माइक्रो पार्टिकल है, उसका हमारे पास कुछ मास है 10 to the power -6 किलोग्राम, हमने मास मान लिया एक माइक्रो पार्टिकल जिसका मास हमने मान लिया 10 to the power -6 किलोग्राम। चलिए ठीक है, मास ये है। और अगर हम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हमने एच डाला, 4 पाई डाल दिया और यहाँ पे m 4 पाई m। आपने ये थोड़ी देर पहले फॉर्मूले देख लिया, h डिवाइड बाई 4 पाई m। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट होगी 10 to the power -27 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये एक बहुत ही छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका जो मास है वो 10 to the power -6 किलोग्राम यानी कि ज्यादा है तो उस टाइम पे आप डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मास को कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए, क्या उस टाइम पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? उस टाइम पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक बार चेक कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का मास आप सबको पता है 9.1 इंटू 10 to the power -31 किलोग्राम होता है। ठीक है, हम इसके मास की वैल्यू को पुट करते हैं और उसके बाद डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब हमने डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट किया तब अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें पता चली 10 to the power -5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूं। 10 to the power -5 ये क्या बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं, ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं है, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका मास ही 10 to the power -31 है और अब ये 10 to the power -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आ रहा है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा छोटी, ये वैल्यू बहुत छोटी क्योंकि -27 में है, ये वैल्यू -27 में नहीं है, ये -5 में है। तो इसको तो इग्नोर किया जा सकता है बट इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को आप मूव करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हाइजेनबर्ग की ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये माइक्रो पार्टिकल के लिए तो अप्लीकेबल है, आप चाहेंगे माइक्रो के लिए तो अप्लीकेबल है, बट अगर मैक्रो पार्टिकल की बात करें तो माइक्रो पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल नहीं, ये सिर्फ माइक्रो पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है। अगर मैं आपसे ये कहता कि आप इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं, सपोज दैट ये ओरिजिन पाथ है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन इसे मूव करना है, लेकिन आप उसके ऊपर एक फोटोन इंसिडेंट कीजिए, एक ऐसा फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट कीजिए जिसका जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन की डायमीटर के रेंज में। अगर इलेक्ट्रॉन के डायमीटर के रेंज में है और इस टाइप का कोई फोटोन इसके ऊपर इंटर करा रहे हैं तो आप देखेंगे वो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन अपना पाथ चेंज कर देगा। पहले उसका पाथ ये होता था लेकिन अभी उसका पाथ चेंज हो जाएगा और उसका पाथ ये हो जाएगा, नया पाथ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाउंड टूट गया है, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ वहां से टूट गया है, यानी कि उसके पास जो जब आप कभी किसी भी चीज को ऐसे घुमा रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं और अचानक से डोर टूट जाए तो आप देखेंगे एक टेंजेंशियली मोशन होता रहेगा, एक टेंजेंट यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए और उसी के क्रॉस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा। बस आपने किया क्या है, आपने ये जो लाइट डाला है वो लाइट देखें, रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन डायमेंशन। इलेक्ट्रॉन का जो डायमेंशन है उस इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से स्मॉलर वेवलेंथ कोई रेडियस आपको वेवलेंथ की लाइट आपको इसके ऊपर डालनी पड़ेगी और जब आपने ऐसा कर दिया होगा तब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अचानक से बढ़ जाएगा, फोटोन का या आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अचानक से अपना पाथ चेंज कर देगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इस बार आपने जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ बहुत कम डाला है और अगर वेवलेंथ बहुत कम डाला है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी तो एनर्जी बहुत ज्यादा हुई और एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन तुरंत अपने पाथ को चेंज कर देता है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ आ गई होगी, आप इसको बड़े प्यार से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आप जल्दी से अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें फिर आगे बढ़ें। ठीक, ओके। जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखा
हमने इलेक्ट्रॉन का मास रखा, h की वैल्यू रखी, सारी वैल्यू पुट की और हमने डेल्टा x इंटू डेल्टा v की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10⁻5 या अप्रोक्सीमेट 10⁻4 ये कैलकुलेट किया था। ये जो कैलकुलेशन आई है डेल्टा x इंटू डेल्टा v की, अगर मैं आपसे ये कहता कि एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन उसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से है, मान लो ऐसा चल रहा है, तो उस टाइम पे जो उसमें उसकी पोजीशन में जो चेंजमेंट आएगा वो कितना चेंजमेंट आ सकता है, वो डेल्टा x 10⁻8 मीटर आ सकता है। अगर ये 10⁻8 मीटर आ सकता है, आप बस इतना सोचिए कि 10⁻8 अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में इतने का चेंजमेंट आए, मैं बहुत कम चेंजमेंट बात कर रहा हूँ, 10⁻8 का चेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो डेल्टा x की वैल्यू 10⁻8 रखेंगे तो डेल्टा v की वैल्यू 10⁻+4 होगा। डेल्टा v की वैल्यू 10⁻+4 होने का मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बहुत कम कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में एरर बहुत कम कर दिया, बिल्कुल एरर नहीं, 10⁻8 का एरर होने का मतलब हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं कि बिल्कुल एरर नहीं है। उस टाइम पे जब आप वेलोसिटी में जो एरर आपको मिलेगा वो एरर हो जाएगा 10⁻+4। अगर आपने पोजीशन का एरर बहुत कम कर दिया, डेल्टा x का मतलब होता है एरर इन पोजीशन में एरर बहुत कम कर दिया, तो आप देखेंगे वेलोसिटी में एरर 10⁻+4 में चला जाएगा। बहुत ज्यादा होता है 10⁻+4 का एरर, यानी कि 10,000 गुना ज्यादा एरर बढ़ जाएगा वेलोसिटी में। जितना भी आपने सोचा है, आप सोच तो रहे हैं कि आपने पोजीशन को एग्जैक्ट लिख दिया, आपने एरर बहुत कम कर दिया, पोजीशन का एग्जैक्ट हो गया, लेकिन उस टाइम पे आप वेलोसिटी का जो एरर देखें वो 10,000 टाइम्स उसका एरर बढ़ गया। इसका मतलब यही हुआ कि आप कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। लेकिन बोहर ने यही तो गलती की थी। देखें बोहर ने क्या गलती की थी बताएं। बोहर ने कहा था कि एक पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन की, उन्होंने रेडियस भी बता दिया कि इसी जगह पे घूम रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि वो किस वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। तो जरा आप ही बताइए कि बोहर के अकॉर्डिंग वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे घूम रहा है और साथ ही साथ कितनी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बोहर का मॉडल पूरी तरीके से गलत है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दोनों नहीं बता सकते। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि चलो ठीक है, अगर आप उसे ट्रेजेक्टरी मोशन के बारे में बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रेजेक्टरी मोशन करता है, तो वो भी गलत है, क्योंकि अगर वो ट्रेजेक्टरी मोशन करेगा तब भी एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उसकी पोजीशन भी बता रहे हो और आप उसकी वेलोसिटी भी बता रहे हो, जबकि ये इम्पॉसिबल है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रेजेक्टरी मोशन तो कर ही नहीं सकता, वो सर्कुलर मोशन भी नहीं कर सकता और ट्रेजेक्टरी मोशन भी नहीं कर सकता इन दोनों के केस में। क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये दोनों इम्पॉसिबल है। इसलिए सिर्फ बोहर के मॉडल को फेल होने का सिर्फ ड्यूअल नेचर को इग्नोर करना ही नहीं था, बल्कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन ना कर पाना था। इस वजह से बोहर का मॉडल पूरी तरीके से फेल हुआ था। ओके, अब बोहर की मॉडल को फेल होने के बाद एक नया मॉडल आया जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और बोहर के मॉडल में आप बस इतना सा अंतर पाएंगे, बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कुछ घूम रहा है। यानी कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक इस टाइप का मॉडल है जिसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी देखा गया है और डुअल बिहेवियर को भी देखा, यानी कि ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर भी रखेगा और साथ ही साथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि डी ब्रॉगली का डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल, इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक नया मैकेनिक्स तैयार होता है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स इन दोनों के ऊपर बेस्ड है। क्लासिकल, अगर मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करूं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्लासिकल फिजिक्स पहले था और जिसकी वजह से प्लैंक आगे नहीं बढ़ पाए थे और उसकी जगह पे अल्बर्ट आइंस्टाइन आगे बढ़ गए थे प्लैंक की ही थ्योरी को यूज करके। तो क्यों? क्योंकि वो क्लासिकल मैकेनिक्स में फंस गए थे। क्लासिकल मैकेनिक्स किसी भी पार्टिकल को, अगर आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह थ्रो करते हैं तो उसका बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बिहेवियर की बात करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो क्लासिकल फिजिक्स डज नॉट एक्सप्लेन डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, फर्स्ट पॉइंट। क्लासिकल फिजिक्स डज नॉट एक्सप्लेन, या क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट एक्सप्लेन द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, and it also does not explain the behavior of microscopic particle such as proton, electron और photon, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोल सकते हैं।
तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके मूवमेंट को या उसके बिहेवियर को कभी भी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उसके लिए हमने नया फिजिक्स अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, और वो फिजिक्स कौन सा है? क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स। इस क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखेंगे ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है, बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा होगा। बस एक बात आपको बता दूं कि क्वांटम मैकेनिक्स पूरी तरीके से वेव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, किसी भी मैटर के वेव प्रॉपर्टी के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्वांटम मैकेनिक को जरा ध्यान से देखिए, तो क्वांटम मैकेनिक अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लाइक बिहेवियर करेगा तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, लेकिन अगर वेव लाइक बिहेवियर करेगा तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। तो क्या ये वाला सही है? नहीं। ये वाला सही है? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी भी फॉलो हो रही है और साथ ही साथ डुअल नेचर भी फॉलो हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, एक वर्नर हाइजेनबर्ग एंड अर्विन स्क्रोडिंगर। इन वर्नर हाइजेनबर्ग एंड अर्विन स्क्रोडिंगर ने दोनों लोगों ने मिलकर के क्वांटम मैकेनिक्स की रचना की थी, और इस क्वांटम मैकेनिक्स से हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में बात करेंगे। ये क्वांटम मैकेनिक पूरी तरीके से श्रोडिंगर इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आज के लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।